बीए सेकेंड ईयर सोशियोलॉजी में आपके फर्स्ट पेपर सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम चर्चा कर रहे हैं पिछले वीडियोस से कंसेप्ट ऑफ ट्राइब की। आज वापस उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे और आगे की बात को समझेंगे। आज हम बात करेंगे जनजाति और जाति की तुलना को। देखिए, सामान्यतः आप जब समाजशास्त्र में बात करते हैं तो जाति शब्द की बात करते हैं। मैं संक्षेप में इतना समझाना चाहूँगी, आपको रिमाइंड कराऊँगी कि जाति शब्द जो है वो हिंदू सामाजिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ शब्द है, जिसमें कि 4 जातियों का निर्धारण किया गया है और ये जन्म आधारित व्यवस्था है, जिसमें आपके पिता की जो जाति होती है वही आपकी जाति कहलाती है। लेकिन जनजाति शब्द की जब हम बात करते हैं तो हम आदिम मनुष्य और उसकी उत्पत्ति, उसकी संस्कृति और उसकी सामाजिक संरचना के विकास को समझने के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो आदिम समाज से ही आगे बढ़ा हुआ थोड़ा तुलनात्मक रूप से बेहतर समूह, जो आज के समूह से बहुत पिछड़ा हुआ है, आज की सामाजिक समूहों से। लेकिन जनजाति शब्द जो है वो एक सांस्कृतिक व्यवस्था है, लेकिन जो जाति शब्द की जब हम बात करते हैं तो ये एक हिंदू सामाजिक संरचना में जन्म आधारित जो अवधारणा को समझाने वाला शब्द है। दोनों ही शब्दों की और दोनों अवधारणाओं की जब हम तुलना करेंगे तो संक्षेप में कुछ निम्नलिखित आधार पर हम इन दोनों को के अंतर को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो निर्धारण का आधार है और तुलना का भी हम आधार ले रहे हैं भूभाग के आधार पर। तो जो जनजाति है वो एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में रहती है, लेकिन जातियों के लिए ऐसा होना आवश्यक नहीं है। तो जाति की विशेषता और जाति के कंसेप्ट को समझने में कहीं भी भूभाग जैसे तत्व का प्रयोग हम नहीं करते हैं, लेकिन जनजातियों की उत्पत्ति एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में होती है और इस आधार पर उनको समझने के लिए या किसी जनजाति का निर्धारण करने का ये एक आवश्यक तत्व होता है। विकास का जो आधार है, विकास से मतलब है कि जनजाति की उत्पत्ति कैसे हुई और जाति की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो जो जनजातियों के विकास का जो संबंध है वो एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र से है और वो उसका एक बेसिक एलिमेंट है उसको समझने के लिए। लेकिन जाति के विकास का जो आधार है वो जन्म है। एक बार पुनः दोहरा दूँ, हिंदू सामाजिक संरचना में आपका जन्म जिस पीढ़ी से आपके पिता का जो जाति है वही जाति आपकी कहलाती है। तो यहाँ पर उसका जाति के विकास को समझने का आधार जो है वो जन्म है और जनजाति के विकास को समझने का आधार भौगोलिक क्षेत्र होता है। एक अन्य जो तुलना का आधार है वो है व्यवसाय। जनजातियों में व्यवसाय से संबंधित कोई कठोर निषेधात्मक नियम नहीं होता है, यानी सामान्यतः जनजातियाँ अपना एक निर्धारित भौगोलिक क्षेत्र में अपनी संस्कृति के अनुसार एक निश्चित व्यवसाय का पालन करती हैं, लेकिन एक समूह में सब एक ही किस्म के व्यवसाय को करेंगे ये जनजातियों में आवश्यक नहीं है। लेकिन जाति का ये एक महत्वपूर्ण नियम है कि एक जाति का अपना एक निश्चित व्यवसाय होता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के क्रमशः आप व्यवसाय जानते हैं। एक और तुलना का आधार है पूर्वज, यानी जो जनजाति है उसकी उत्पत्ति को समझने में कोई ना कोई पूर्वज का इतिहास ज़रूर होता है। पहले भी हम बात कर चुके हैं कि जनजातियाँ किसी काल्पनिक या वास्तविक सजीव या निर्जीव किसी ना किसी प्रकृति के तत्व या किसी पशु या पेड़ पौधे या किसी और काल्पनिक पूर्वज या एक वास्तविक पूर्वज से अपनी उत्पत्ति को मानती हैं। तो पूर्वजों की एक व्यवस्था जनजाति में अवश्य होती है, लेकिन जाति में ऐसी कोई अवधारणा नहीं है या जाति को समझने के लिए पूर्वजों जैसी किसी श्रृंखला की चर्चा नहीं होती है। एक अन्य आधार है राजनीतिक संगठन। तो जनजातियों में ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है और बहुत व्यवस्थित राजनीतिक संगठन होगा ये आवश्यक नहीं है।
तो कोई ना कोई तो व्यवस्था होती है, लेकिन वो अपने एक विशिष्ट स्वरूप में होगी ये ज़रूरी नहीं है। लेकिन जाति की अपनी जाति पंचायतें होती हैं जिनका संचालन और नियमों के संचालन का कार्य करती हैं। एक अन्य तुलना का आधार है उपभाग, यानी जनजातियों के उपभाग हों। ये आवश्यक नहीं है, या उपभागों जैसी कोई व्यवस्था सामान्यतः नहीं होती थी अपने मौलिक स्वरूप में जनजातियों में। तो जनजाति अपने आप में एक इंडिपेंडेंट ग्रुप होता है और सभी मतलब एक जनजाति के जो सदस्य हैं वो सामान्य संस्कृति का पालन करते हैं, लेकिन जाति में उपजातियां होती हैं और विकास के क्रम में धीरे धीरे हर जाति के अंतर्गत, क्योंकि जो प्रमुख रूप से विवाह के नियम को जब जब किसी जाति ने तोड़ा है, तो मिश्रित जाति से जो के मतलब एक जाति के दूसरी जाति से विवाह से उत्पन्न जो मिश्रित जाति वाला समूह उत्पन्न हुआ, उससे अनेक उपजातियों का निर्माण हुआ है। एक अन्य आधार है अंतर विवाह। जनजातियों में ये नियम लचीला है, यानी सामान्यतः एक जनजाति अपने ही समूह में विवाह करती है, लेकिन ये कठोर नियम नहीं है। समय समय पर एक जनजाति ने दूसरी जनजातियों से विवाह किया है और उसकी अनुमति जनजातीय समूहों में मिलती है, लेकिन जाति की अवधारणा में अंतर विवाह की अनुमति बिल्कुल भी नहीं है। कठोर नियम के द्वारा एक जाति अपनी ही जाति में विवाह के नियम को फॉलो करती है या उसका पालन करती है। तो जाति में विवाह का कठोर नियम संपादित किया जाता है। एक अन्य आधार है दोनों में अंतर करने का स्तरीकरण या उच्चता और निम्नता। स्तरीकरण का मतलब है ऊपर नीचे का क्रम। तो जनजातियों में एक जनजाति तुलनात्मक रूप से दूसरे से ऊपर या नीचे, श्रेष्ठ या कम नहीं मानी जाती है, लेकिन जाति में ये स्तरीकरण की व्यवस्था होती है। तो हिंदू सामाजिक संरचना में 4 जातियां हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, जो क्रमशः इसी क्रम में है। सबसे उच्च जो स्थान है वो ब्राह्मणों को प्राप्त है और निम्न स्थान शूद्रों को प्राप्त है। तो इसमें अस्पृश्यता के नियम का भी पालन किया जाता है। तो जाति स्तरीकरण की ही एक व्यवस्था है, जबकि जनजातियों में ऐसा कोई उच्च निम्न जैसी अवधारणा या अस्पृश्यता जैसी अवधारणा नहीं है। एक अन्य आधार है गोत्र का नाम। तो जनजातियों में गोत्र के नाम दोनों ही संरचनाओं में पाए जाते हैं। तो जाति में भी गोत्र होते हैं और जनजाति में भी, लेकिन जनजाति में टोटम के आधार पर गोत्र माने जाते हैं और जाति में ऋषियों के आधार पर गोत्रों का निर्धारण होता है। फिर एक अगला आधार है टोटम। यहाँ संक्षेप में हम टोटम की एक बार पुनः बात कर लेते हैं। टोटम से तात्पर्य है जनजातियों में धार्मिक आधार पर प्रकृति के किसी तत्व, सजीव या निर्जीव तत्व, जिसको कि धार्मिक दृष्टि से पवित्र माना जाता है और उसके साथ एक विशिष्ट व्यवहार किया जाता है, उसको टोटम कहा जाता है। तो जनजातियों में ये धार्मिक जो प्रतीक हैं टोटम की विशेषता या व्यवस्था अवश्य होती है, लेकिन जाति में टोटम जैसी कोई अवधारणा नहीं है। और एक अन्य जो आधार है दोनों में अंतर करने का वो है आत्मनिर्भरता। तो जनजाति अपने आप में आत्मनिर्भर समूह होता है, यानी जनजाति की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति होती है, उसकी अपनी एक नातेदारी व्यवस्था, विवाह के नियम, परिवार के नियम, आर्थिक नियम और राजनीतिक व्यवस्था होती है। तो अपने आप में ही अपनी समस्त किस्म की आवश्यकताओं को एक जनजातीय समूह पूरा करता है, लेकिन जाति एक आत्मनिर्भर समूह नहीं है। जाति की संरचना में 4 जातियों में और फिर उनकी भी उपजातियों में ये बटा हुई संरचना है, जिसमें एक जो कास्ट है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होती है, इसमें इंटरडिपेंडेंट होती है या अन्योन्याश्रितता होती है, हर जाति दूसरी जाति के ऊपर निर्भर होती है। तो दोनों ही अवधारणाएं सामाजिक और मानव शास्त्रीय दृष्टि से भिन्न अवधारणाएं हैं। थैंक यू। आगे हम इसी संदर्भ में प्रजाति या रेसेस के कंसेप्ट पर चर्चा करेंगे।